નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, પ્લેગ્રાઉન્ડ ધ સ્પોર્ટ શોમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. અનેક રમતોની આપણે વાત કરીએ છીએ. કબડ્ડી પણ એટલી જ મહત્ત્વની રમત છે જે આજકાલ ઓલ ઓવર વર્લ્ડ દરેક દેશો કદાચ કબડ્ડી રમવા માટે તૈયારીઓ કરી રહ્યા છે અથવા તો રમી રહ્યા છે. એના વર્લ્ડ કપ પણ જબરદસ્ત રીતે રમાય છે. પ્રો કબડ્ડી આવ્યા પછી જે પ્રમાણે કબડ્ડીનો વિકાસ થયો છે, ક્યાંક ને ક્યાંક કઈ રીતે એક રમતને આટલી ઊંચાઈ સુધી લઈ જઈ શકાય, એ કદાચ એનું આ જોરદાર ઉદાહરણ છે. આજે દોસ્તો કબડ્ડી સાથે સંકળાયેલી એક એવી વ્યક્તિ સાથે વાત કરવી છે કે જે સ્ટ્રેટેજીનો માસ્ટર છે, જે ટેક્ટિક્સનો માસ્ટર છે, જે ભારતીય ટીમનો કેપ્ટન રહી ચૂક્યો છે અને ખાસ કરીને જોવામાં આવે તો ઘણા બધા વર્ષોથી, એટલે કે એ વખતે એ કબડ્ડી રમી રહ્યા હતા કે જે વખતે આટલી લોકપ્રિય એ કબડ્ડી નહોતી. રાજુ ભાવસારની હું વાત કરી રહ્યો છું दोस्तों. મારી સાથે राजू भावसार उपस्थित છે, मुंबई થી જોડાયા છે. राजू जी, आपका हार्दिक स्वागत है इस कार्यक्रम में. थैंक यू सर, थैंक यू. सबसे पहला सवाल, क्योंकि जो आपने जो कबड्डी खेली है वो कुछ अलग थी, आज कुछ कबड्डी नई ऊंचाई तक छू चुकी है. क्या कहना चाहेंगे, क्या बदलाव? एक मिट्टी का गेम था, मैटिंग के ऊपर आ गया है. कैसा बदलाव आपने, क्योंकि दोनों देखा है, तो इसके लिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कितना बदलाव आया है और कैसा बदलाव आया है. राजू जी. जी सर, वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे पिछला जो मिट्टी पे कबड्डी खेली जाती थी वो भी देखने को मिली, बल्कि खेलने को मिली. और अभी मैं देख रहा हूँ कि मैट पे भी कबड्डी किस तरह से खेली जा रही है और कितनी पॉपुलर हो गई है. काफी बदल आ चुका है कबड्डी में. मैं समझूंगा कि कबड्डी अब दो इरा में बट गई है. एक 2014 के पहले की कबड्डी और 2014 जब पूरी शुरू हुई थी उसके बाद की कबड्डी. बहुत ही बड़ा फर्क है. पहले हम मिट्टी पे खेलते थे. मेरा पर्टिकुलर करियर रहा अराउंड अर्ली 80s से लेके 81-82 में मैं पहली बार नेशनल्स खेला था और आखिरी बार मैं खेला 2004 में जब एयर इंडिया की टीम मलेशिया गई थी. मलेशियन नेशनल टीम को हम ट्रेन कर रहे थे. तो इस इतने बड़े करियर के दौरान मैक्सिमम मेरा जो परफॉर्मेंस रहा वो मिट्टी पे था. लेकिन 1993 में एक मौका ऐसा आया कि जब इंग्लैंड में कबड्डी एक इंटरनेशनल टूर्नामेंट हो रहा था और मैं शुरू से ही उसमें इन्वॉल्व था. एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन. राजू जी, मैं आपको डेफिनेटली उसके बारे में पूछूंगा, लेकिन मुझे आपसे ये जानना है कि उस वक्त की जो कबड्डी आप खेलते थे और जो आपकी टीम खेलती थी, खास करके 1987 कबड्डी एशियन चैंपियनशिप जहां के भारत ने गोल्ड मेडल जीता था, ये पर्टिकुलर, क्योंकि उस वक्त तो इतना पॉपुलर नहीं था ये गेम. लेट अस बी वेरी फ्रैंक, उस वक्त क्या माहौल था, कैसे ये गोल्ड मेडल जीता, तो क्या रिएक्शंस ऑफ द पीपल, ऑफ द प्लेयर, ऑफ द जनरल पब्लिक, क्या था उस वक्त? सर, मैं बहुत खुद को लकी समझता हूं क्योंकि 1985 में पहली बार कबड्डी इंट्रोड्यूस हुआ ऑफिशियली इन साउथ एशियन गेम्स. सेकेंड साउथ एशियन गेम्स ढाका में हुआ था. उसके बाद जो आप बोल रहे हैं 1987 की एशियन चैंपियनशिप, दोनों टीमों में लकीली मेरा मैं था उस टीमों में. तो बहुत ही एक ऐसा फीलिंग था कि उसके पहले कभी भी कबड्डी इंटरनेशनल लेवल पे ऑफिशियली मेडल स्पोर्ट करके नहीं थी. हम जो खेल रहे थे वो अपने आनंद के लिए खेल रहे थे. ज्यादा से ज्यादा नेशनल जीतेंगे, नेशनल विनर्स होंगे, यही यहाँ तक ही सीमित थे. लेकिन 85 के बाद हमको इंटरनेशनल दरवाजे खुल गए. साउथ एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और फिर आगे जाके सबसे बड़ा माइलस्टोन कबड्डी की हिस्ट्री में 1990 में हम एशियन गेम्स में भी एज ए मेडल स्पोर्ट इंक्लूड हो गए. बहुत ही अच्छा फीलिंग था. इतना अच्छा लग रहा था कि हम अपने देश के लिए मेडल लेके आ रहे हैं. जब मेडल सेरेमनी होता था, जब अपना फ्लैग हॉइस्ट होता था सबके सामने, बहुत ही प्राउड फील करते थे हम. और मुझे यकीन है कि सभी खिलाड़ियों को ऐसा ही महसूस होता है. एंड वी बिकेम अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री इन कबड्डी, क्योंकि पहली बार हम इंडिया रिप्रेजेंट कर रहे थे और गोल्ड मेडल लेके आ रहे थे.
एक दूसरी बात, मुझे 1990 की ये बात है शायद, बीजिंग में जब 9th कबड्डी एशियन गेम्स खेला गया था, जहां हमने बांग्लादेश को हराया था और गोल्ड मेडल जीता था, उसमें भी यू आर द पार्ट ऑफ दैट टीम। उस वक्त का मुझे कुछ कुछ बातें बताइए कि कैसा माहौल उस वक्त था, क्योंकि ऑफ कोर्स आपने जैसे कहा कि 1987 में आप गोल्ड मेडल जीता तो एक हाइप तो बना था, लेकिन जिस तरह से स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी जो है वो कबड्डी को कैसे लेती थी, और 1987 और 1990 के बीच में क्या आपकी टीम ये जज्बा बता पाई, ये जज्बा लोगों में were they be able to show them that yes, this is kabaddi and this is what it is? 1990 का जो बांग्लादेश स्कोर है उसकी बात कुछ कहिए। जी सर, मैं जैसे आपने पूछा था और मैं ऑनेस्टली बताता हूँ कि 1990 एशियन गेम्स तक कबड्डी को एक जितना बाकी खेलों को एक दर्जा दिया जाता है, एक सम्मान दिया जाता है, उस तरफ से कबड्डी को देखा नहीं जाता था। कबड्डी के खिलाड़ी मतलब एक कोई गांव से आए हुए खिलाड़ी है और ये अपना देसी खेल है, इस तरह से इस नजरिए से देखा जाता था। लेकिन 1990 में जब एशियन गेम्स में इंक्लूड हो गया, उसके बाद देखो सिचुएशन कैसी हुई उस वक्त की। अनफॉर्चुनेट है, मुझे अच्छा नहीं लगा है वो कि इतने बड़े स्टार प्लेयर्स इंडिया की तरफ से होने के बावजूद, मतलब जो फेमस रिले की क्वार्टेट थी, पीटी उषा स्प्रिंट क्वीन थी, फरगत सिंह, धनराज पिल्ले जैसे हॉकी स्टार्स थे, बाकी गेम्स में बॉक्सिंग में देखो, स्विमिंग में देखो, सब जगह पे इंडियन स्टार्स थे। लेकिन पूरे एशियन गेम्स में इंडिया को एक भी गोल्ड मेडल नहीं मिला था उस वक्त। तो ऑटोमेटिकली सबकी निगाहें थी कि कबड्डी पे, कबड्डी शायद एक ही खेल बचा है जो इंडिया को गोल्ड मेडल लाके दे सकता है, और कहीं ना कहीं हम ये मतलब इंडिया की शान को बरकरार रख सकते हैं कि चलो बिल्कुल भी एक भी गोल्ड नहीं है, उससे अच्छा है कि एक तो गोल्ड मिले। सर 1990 एशियन गेम्स में इंडिया को सिर्फ एक गोल्ड मेडल मिला था, गोल्ड मेडल, और वो गोल्ड मेडल था कबड्डी का। जब वो सेरेमनी हो रहा था तब पूरा इंडियन कॉन्टिंजेंट, सेफ्टी मिशन, पूरे सारे लोग, हॉकी टीम थी, पीटी उषा जी और उनकी टीम थी, बॉक्सर्स थे, सब लोग वहां पे मौजूद हुए थे, क्योंकि पहली बार उस एशियन गेम्स विलेज में इंडिया का अपना ट्राई कलर हॉइस्ट होने वाला था। तो वो जो खुशी थी, वो जो एक अभिमान था, वो आज तक नहीं भूले हम, क्योंकि एक ही बार 1990 एशियन गेम्स में बीजिंग में अपना ट्राई कलर फहराया था, और वो कबड्डी की वजह से था। सिर्फ एक गोल्ड मेडल मिला कबड्डी को, और वही अपने देश का इकलौता गोल्ड मेडल था। तो वो यादें कभी भी भूल नहीं सकते हैं सर। राजू जी, लेकिन आई थिंक दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट। वहां से शायद कबड्डी को आपने एकदम पूरा इंटरनेशनल फलक पे लाकर रख दिया, और इंडिया को भी ये जता दिया कि देखिए भाई, आप जिस तरह से और खेलों में दौड़ रहे हो, कबड्डी भी एक खेल है कि जहां पर हम जीत सकते हैं। आई थिंक that confidence you are able to get at that particular time. Yes, and from there onwards we started, I mean the kabaddi was looked at serious medal sport, और फिर गवर्नमेंट की तरफ से, लोगों की तरफ से कबड्डी को काफी बढ़ावा मिला और सीरियसली लेते गए। उसके बाद हमने लगातार 5 एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीते। तो उस वक्त के बाद कबड्डी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ती चली गई। अच्छा, एक और याद आपके साथ जुड़ी है 1993 में, जो बर्मिंघम की हमने बात की, इंग्लैंड के अंदर फर्स्ट एवर इंडोर इंटरनेशनल टूर्नामेंट, या ना, ये टूर्नामेंट लाने में भी शायद आप इंस्ट्रूमेंटल रहे थे, और खास करके वहां पर हम जो जीते थे, और जिस तरह से इंडिया ने जो प्रदर्शन किया था, आई थिंक दैट वाज स्पेक्टेकुलर, बहुत ही जबरदस्त प्रदर्शन रहा था। इस पर्टिकुलर इंडोर का, ये मेरे ख्याल से जो हम अभी प्रो कबड्डी देख रहे हैं, ये मेरे ख्याल से आपके समय में शुरू किया हुआ ये खेल इस वक्त हम देख रहे हैं। राइट राजू जी? यस सर, थोड़ा सा मैं इस टूर्नामेंट के बारे में बताना चाहूंगा। जरूर कि इंग्लैंड से कुछ लोग आए हुए थे इंडिया, और वो कबड्डी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, ब्रिटिश लोग थे, और उन्होंने बोला कि हम इंग्लैंड में ऐसा एक कबड्डी का टूर्नामेंट करना चाहते हैं। वो आए थे कबड्डी देखने के लिए यहाँ, लेकिन हमको मिले, हमारी बातचीत हुई, और उन्होंने बोला कि
चलो हम लोग जाके वहां पे टूर्नामेंट इंग्लैंड में करते हैं। उन्होंने प्रिपरेशन किया और उन्होंने बोला कि हम हमारे यहाँ हम क्योंकि नॉर्मली कबड्डी तब ओपन होता था, इंडोर नहीं होता था, तो उन्होंने बोला कि हम हमारे यहाँ ग्रास कोर्ट्स है, हम उसके ऊपर कबड्डी खेलेंगे। थोड़ा सा मतलब ये हुआ कि बहस हुआ, आर्ग्यूमेंट हुई कि हमने बोला कि हम सर ग्रास पे कबड्डी नहीं खेल सकते, खेले नहीं है अब तक, पैर फिसल जाएगा, इंजुरीज हो सकती है, और जो आप कबड्डी देखना चाहते हैं शायद उसका मजा नहीं आएगा अगर ग्रास पे खेलेंगे। हमको आप कोई क्ले कोर्ट लीजिए, कोई टेनिस का क्ले कोर्ट बना होगा या वॉलीबॉल हो या बास्केटबॉल हो, कोई भी ऐसा क्ले कोर्ट दीजिए, हम वहां पर खेलने के लिए तैयार है। उन्होंने उसके लिए कोशिश की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको ऐसा नहीं मिला क्ले कोर्ट। तो फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हाँ ये एडजस्ट नहीं हो रहा है, और फिर हमको ये मुश्किलें लगता कि हम ये शायद नहीं कर पाएंगे। फिर हमने उनको और बोला कि सर और क्या कर सकते हैं, हम खेलने तो है, ये टूर्नामेंट हमको करानी है, लेकिन फिर उन्होंने बोला कि हमारे यहाँ एक इंडोर स्टेडियम है जहां पर मैट डाल के हम लोग बाकी गेम्स खेलते हैं, जैसे जूडो हो या रेसलिंग हो। तो लकीली मैं एयर इंडिया में फ्लाइंग करता हूँ, तो मुझे मौका मिलता है जाने का। तो एक बार लंदन की फ्लाइट से भी मैं गया वहां बर्मिंघम स्टेडियम में और देखा, तो अच्छा लगा मुझे। मैंने मतलब थोड़ा फुटवर्क करके देखा, तो मैंने बोला कि सर हम रेडी है, हम इस पे खेलेंगे। फिर हमको पता नहीं था कि अगेन ये कुछ एक हिस्टोरिकल इवेंट बनने वाला है। पाकिस्तान की 2 टीम और इंडिया की 4 टीम, ऐसे 6 टीमों का वो टूर्नामेंट था। हम पहली बार कबड्डी मैट पे खेले, विदाउट शूज खेले। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट था। कुछ उसके मैच के यूट्यूब पे कवरेज भी अवेलेबल है, बहुत खराब हो गई अभी, क्योंकि 1993 की बात कर रहा हूँ मैं, काफी साल हो गए उसको। फिर शायद उसके बाद ही कबड्डी को एज ए इंडोर स्पोर्ट और मैट पे खेला जा सकता है, इसके ऊपर ज्यादा कोशिश की गई और डेवलपमेंट होती गई, और अभी तो ये मतलब प्योरली एक इंडोर स्पोर्ट बन गया है। इंडोर स्टेडियम में खेली जाती है कबड्डी, अराउंड द ईयर खेली जाती है। देखिए, एक प्लेयर का तो आपका बहुत ही जबरदस्त तजुर्बा रहा, बहुत सालों तक खेले, बहुत सालों तक भारत को, इंडिया को अपने लीड किया। अब ये सब चीजें जो है, स्ट्रेटेजी है, टैक्टिक्स है, आप तो एक ऑलराउंडर रहे हैं, यानी रेडिंग करनी हो या तो कुछ भी है, तो आप हमेशा वहां पर रहते थे। ये जो चीजें आपके पास है, हाउ यू आर ट्रांसमिटिंग दैट दोज एक्सपीरियंसेस इनटू द यंग जनरेशन, क्योंकि आप कोच भी रह चुके हैं और कोच है भी, तो मुझे ये पूछना है कि अब जो आप खिलाड़ी तैयार करते हो या टेक्निक और स्ट्रेटेजी जो आप बनाते हो, क्या अपना अनुभव उस वक्त का काम लगता है इसमें? जी राजू जी। जी सर, जी सर, बहुत बहुत हेल्पफुल होता है। जो अगर खुद जो कबड्डी खेला हो और वो फिर कोच बने, तो ये बहुत ज्यादा एडवांटेज होता है, क्योंकि वो खिलाड़ियों को समझ सकता है, और जो वो खुद एक्सपीरियंस किया है उसने, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस माई सेल्फ एज ए प्लेयर, आई कैन पास इट ऑन टू द न्यू जनरेशन। मैं एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि क्या गलती हो रही है और या फिर क्या करना चाहिए पर्टिकुलर सिचुएशन में। मेरा सर पहले से ही ये खेलने का स्टाइल था कि मैं बहुत ज्यादा सोचता था। थोड़ा स्ट्रेटेजीज, टैक्टिक्स ये बनाने में मुझे ज्यादा इंटरेस्ट रहता था। हो सकता है क्योंकि मैं कमजोर टीमों के तरफ से खेलता था। ऐसा नहीं कभी हुआ कि मेरी टीम बहुत स्ट्रांग है और फिर मैं दूसरे स्ट्रांग टीम के अगेंस्ट खेल रहा हूँ। मुझे हमेशा वीक टीम मिलती थी और उनको लेके मुझे खेलना था, इसलिए मैंने स्ट्रेटेजीज, जो इंटेलेक्चुअल पार्ट है कबड्डी में, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान दिया। और जब मैं अभी ट्रेन करता हूँ बच्चों को, तो वही मैं उनको पसंद करता हूँ कि सिर्फ खेलना इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें एक आपके मतलब दिमाग का यूज होना चाहिए, और कौन सी टैक्टिक, कौन सा स्किल, कौन से वक्त पे यूज करना है, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, टेल मी वन थिंग, आप हर बार जब टिप्स देते होंगे तो ये तो कहते हो कि अरे हमारे जमाने में तो हम ऐसे खेलते थे, आज के जमाने में आप ऐसे खेलते हो। आई थिंक दिस जनरेशन इज वेरी लकी दैट दे आर गेटिंग सो मच ऑफ फैसिलिटीज, सो मच ऑफ ड्रेसेस, शूज, एवरीथिंग एंड द थिंग्स। आप ये कहते होंगे कि भाई हमारे जमाने में ऐसा होता था करके। आर यू शेयरिंग दोस थिंग्स? एग्जैक्टली सर,
अभी आज की जनरेशन में, मतलब काफी टाइम से कोचिंग में भी हूँ, आई नो। तो मैंने देखा है कि आज की जो जनरेशन है उनको रिजल्ट्स फास्ट चाहिए। उनको आपके जमाने में आप क्या करते थे इसमें इंटरेस्ट नहीं है। ओके ओके। आपके जमाने में शायद फैसिलिटीज नहीं थी, आपके जमाने में रूल्स अलग थे। तो हमको आपके जमाने का मत बताइए सर, अभी हमको जो करना है वो बताइए। ओके। ये एक ट्रेंड देखा है मैंने, विच इज गुड एक्चुअली। One should not carry forward what I have done and the new generation has to do the same thing. आज का खेल क्या डिमांड करता है, उस हिसाब से आपको क्या मतलब फिटनेस में क्या करना चाहिए, स्किल नहीं डेवलपमेंट में क्या करना राजू चाहिए। राजू जी, मैं आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन आप ये मानते होंगे ना, जो लक आपका था उससे 100 गुना ज्यादा लक इस वक्त के खिलाड़ी का है, जो इतनी अच्छी फैसिलिटीज में, इतने अच्छे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के अंदर खेल रहे हैं। राइट नाउ इवन इंडिया इज डूइंग सुपरबली वेल। यहाँ अहमदाबाद में वर्ल्ड कप हुआ था, हमने तो हमारे सामने देखा हुआ, एंड वी आर रियली डूइंग गुड। तो दे आर गेटिंग गुड मनी एंड एवरीथिंग। आई मीन प्राइज मनी बढ़ गए हैं, लग्जरीज बढ़ गई हैं, ड्रेसेस है, शूज है, सब एवरीथिंग। कुछ तो सब ये तो डेफिनेटली दिस जनरेशन इज वेरी लकी नाउ। यस यस डेफिनेटली दे आर लकी। और हमको ये देख के खुशी होती है कि जो फाउंडेशन हमने डाला है उसके ऊपर आज ये बिल्डिंग खड़ी हो गई है, ये टावर खड़ा हो गया है, वेरी ट्रू, वेरी और जो टावर में रहते हैं वो एंजॉय कर रहे हैं। ये जो आज की जनरेशन है, ये हमारी डाली हुई नींव है, हमारे पहले के जनरेशन ने डाली हुई नींव है, जब वेरी ट्रू। कबड्डी में कुछ भी नहीं था, ना पैसे थे, ना नाम था, ना कुछ अचीव करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पे पहुंची थी कबड्डी। लेकिन फिर भी जो पॉपुलैरिटी बरकरार रखी थी हमारे पिछले जनरेशन ने, हमारे जनरेशन ने, उसके बाद के जनरेशन ने, उसका ही फल आज के जनरेशन को मिल रहा है। हमने कभी अच्छा, सुना नहीं था फिजियोथेरेपिस्ट या ट्रेनर या इतने सारे 5 स्टार होटल्स या फ्लाइट से जाना या करोड़ रुपए, कभी भी हमने सपने में भी सोचा नहीं था कबड्डी को ये दिन आएंगे। लेकिन ये जनरेशन लकी है, और मैं समझता हूँ कि अभी एज ए करियर बच्चों ने इसको चुनना चाहिए। कबड्डी हैज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर। आई थिंक इस वक्त की जिस तरह से, अच्छा चलिए मैं एक और बदलाव की बात करता हूँ। पहले के जमाने में जब प्रो कबड्डी नहीं थी, उस वक्त जो कबड्डी का हालात था, लोग देखने वाले थे, स्पॉन्सर करने वाले थे, पैसे देने वाले, आई थिंक इतना कुछ था नहीं। मींस देयर वाज नथिंग, नो हाइप वाज देयर एज फार एज कबड्डी इज कंसर्न। कितना कितना बदलाव प्रो कबड्डी आने के बाद। मुझे ऐसा लगता है कि इट इज गेटिंग मोर ऑफ ए स्पेक्टेटर्स और द व्यूअर्स और व्हाट एवर यू कॉल, यू नो, लेडीज जो है वो भी उसमें देखने के लिए बहुत ही ज्यादा तादाद में देख रही है। इवन बच्चे देख रहे हैं, बूढ़े, मीन्स इट इज टर्निंग आउट टू बी वन टाइप ऑफ आईपीएल ऑफ कबड्डी। सर मैं तो सच ये, बताऊं, हाँ, सच बताऊं, जब मैं प्रो कबड्डी के भी प्रोसेस में काफी मतलब आई सीजन नो शुरू होने के पहले से ही जुड़ा हुआ था। राइट और मुझे लग रहा था कि क्या मैं सपना देख रहा हूँ कोई। जब जब हम देख रहे थे जो कुछ हो रहा है कबड्डी के लिए, मतलब उसमें ग्लैमर आ गया था, उसमें पैसे आ गए थे, उसमें सब कुछ जो हमको सपने में भी कभी सोचा नहीं था वो सब कुछ आ गया था कबड्डी में। इट इज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। जो हम सोचने में भी डरते थे वो सब हमको देखने को मिला। और मतलब इसीलिए मैंने शुरू में ये बोला कि दो क्लियर पार्ट है, दो क्लियर इराज है। वन प्री प्रो कबड्डी इरा एंड वन पोस्ट प्रो कबड्डी इरा। पूरा कबड्डी, पूरी कबड्डी की दुनिया बदल चुकी। हम हम सालों से झगड़ते थे कि हमारे प्लेयर्स को एक रिकॉग्निशन मिले, हमारे प्लेयर्स को इतना अच्छा अगर कोई खेल रहा है, इंडिया रिप्रेजेंट कर रहा है, दो एशियन गेम्स गोल्ड मेडल्स, अर्जुन अवार्ड मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन जब कोई भीड़ में हमारा प्लेयर चल के जाता था या रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे उतरता था, कोई उसको पहचानता नहीं, कोई पहचानता नहीं। कोई भी क्रिकेटर, अगर छोटा सा भी क्रिकेटर है तो उसको आज मतलब लोग पहचानते हैं। हमारे कबड्डी में ऐसा नहीं था, लेकिन वो बदल गया प्रो कबड्डी आने के बाद। वेरी ट्रू। हम 30-35 साल से झगड़ रहे थे जिसके लिए वो सिर्फ एक प्रो कबड्डी के सीजन ने चेंज कर दिया। हाँ जी, लोग कबड्डी प्लेयर्स जो स्टार्स थे, अनूप कुमार, अजय ठाकुर, राहुल चौधरी, दीपक हुडा,
इनके साइंस लेने के लिए एयरपोर्ट पे खड़े होते थे। तो ऑटोग्राफ लेने के लिए अब। ये देख के इतना सर अच्छा लगता था, इतना सेटिस्फेक्शन मिलता था कि यस, आज लोगों को समझ में आया कि कबड्डी में भी उतना ही पोटेंशियल है, उतना ही पॉपुलर बन सकता है ये। अच्छा, टेल मी वन थिंग, इज इट एमिंग टू बीट क्रिकेट? क्योंकि जिस तरह से कबड्डी आगे बढ़ रहा है, सी व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट क्रिकेट एंड कबड्डी, बिकॉज क्रिकेट थोड़ा सा कॉस्टली गेम बन जाता है। यहाँ पर अगर कबड्डी में इफ यू प्ले अ गुड इनिशियल स्टेज ऑफ योर कबड्डी एंड ऑल दैट, आई थिंक दी जो फ्रूट्स मिलते हैं, या तो whatever you are going to gain out of it, I think that is much more than what you get after 5 or 10 years in cricket. Because why I'm saying that there's a stiff competition in cricket, बहुत ही जबरदस्त से है। यहाँ पर इफ यू हैव अ गुड फिजिक, इफ यू हैव गुड टैक्टिक्स और आप अच्छे खिलाड़ी हो, तो आई थिंक यू हैव गॉट अ मोर पोटेंशियल टू गो ऑन अ हायर दिस थिंग। राजू? Yeah, I think so, sir. Cricket naturally it is a big sport. It is a big. I mean, nobody can compare kabaddi with cricket at the moment. Maybe 10 years down the line, what will be the scenario? Nobody knows. But at the moment, we are in our infancy. हम बच्चे हैं अभी भी क्रिकेट के सामने। क्रिकेट is fully grown sport in India. तो कुछ भी तरह की कंपैरिजन मैं नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि वो भी उतना ही एक अच्छा वो तो है ही है। I'm not saying that that's not a good game. It is there, but the competition which you are seeing compared to kabaddi and cricket do have much of a competition, compared to kabaddi. ये मेरा कहना है कि अगर कोई यंगस्टर सचमुच अगर इसका अच्छा फिजिक है और अगर वो कोई कैरियर स्पोर्ट्स में बनाना चाहता है, तो he can do it much easier or faster way than cricket in kabaddi. That's what I'm trying to tell. Definitely, क्योंकि अगर आप कबड्डी का नेशनल सिनेरियो देखते हैं, तो उसमें हरियाणा इज डोमिनेटिंग। जितने भी प्लेयर्स प्रो कबड्डी में खेल रहे हैं, मोर देन 50% प्लेयर्स आर फ्रॉम हरियाणा। बाकी स्टेट्स में ऑफ कोर्स है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, लेकिन फॉर एग्जांपल आई विल टेक गुजरात या फिर आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इसमें अभी तक इतना पॉपुलरली खेला नहीं जा रहा है। तो अगर आप इसी वक्त कबड्डी में आते हो, मेहनत करते हो, तो आपके नेशनल लेवल पे जो मतलब चमकने के चांसेस बहुत ब्राइट है। आप अच्छा खेलोगे, आपको आपके स्टेट की टीम में चांस मिलेगा। आप नेशनल्स खेलोगे तो नेचुरली आपको प्रो कबड्डी में चांस मिलेगा। तो रास्ता आसान है कंपेयर टू क्रिकेट, डेफिनेटली। और अब पैसे इतने मिलने लगे हैं कि मतलब 5-7 प्लेयर तो ऐसे हैं कि जो 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं सिर्फ 4 महीने में। सही बात है। Even the government machineries are working towards it के कबड्डी के ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ियों को सहूलत मिले और अच्छी तरह से पैसे भी उनको मिले। तो आई थिंक they are also doing. मुझे बहुत खुशी होती है। our sports minister, whenever he talks anything about sport, he definitely will say in his speech that yes, kabaddi is our game और हमको इसको ओलंपिक तक लेके जाना है। मतलब जब आप कोई देश का क्रीड़ा मंत्री इस तरह से बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि कबड्डी को इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है। अपना एक ट्रू इंडियन स्पोर्ट है इसलिए, और फ्यूचर तो बहुत ही ज्यादा ब्राइट है सर। क्योंकि मैं पेरेंट्स को या यंगस्टर्स को, जो बच्चे हैं अभी 8, 10, 12 साल के, उनको अपील करना चाहूंगा आपके माध्यम के थ्रू कि प्लीज टेक इट एज अ करियर। देयर इज अ ह्यूज पोटेंशियल इन कबड्डी। पेरेंट्स को मैं बोलना चाहूंगा कि आप कबड्डी में भेजो आपके लड़कों को, लड़कियों को। उसमें आगे इतना अच्छा करियर है, नौकरियां मिलती है, प्लस आप अगर प्रो कबड्डी खेलना शुरू करोगे तो प्रो कबड्डी में काफी अच्छे पैसे भी है, आपको पब्लिसिटी मिलेगी, आप पॉपुलर हो जाओगे। तो यू कैन टेक इट एज अ करियर। राजू जी, मुझे ये बताइए कि इंडिया तो खैर अपना गेम है और हम बहुत ही डोमिनेट करते हैं, ये तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन और जो कंट्रीज है वो भी इसमें बहुत ही जबरदस्त तरीके से आ रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही स्टिफ कंपटीशन इंडिया को ये कर रहे हैं। कि जैसे एक जमाने में हॉकी में हुआ करता था, हम बहुत ही ओलंपिक में मेडल के ऊपर मेडल जीतते थे, लेकिन जैसे ही चीजें बदली, सरफेस बदली, परिस्थितियां बदली, रूल्स रेगुलेशन बदले, 1, 2, 3, 4 करके हम धीरे धीरे पीछे हटते गए। क्या लगता है कौन सा कंट्री है जो कबड्डी में
हमें ये कह सकता है कि भैया बहुत हुआ आपका, अब हम है सर विचार। कह नहीं सकता नहीं, करके दिखाया है। 2018 एशियन गेम्स में वी हैव लॉस्ट आवर गोल्ड मेडल टू ईरान। करेक्ट। हम 2018 के एशियन गेम्स में प्रिलिमिनरी राउंड में कोरिया से हारे और फाइनल्स सेमीफाइनल्स में हम ईरान से हारे। तो अब वो दिन मतलब गए कि हमको ये सोचना पड़ता था कि कौन सी कंट्री आ सकती है। नहीं, अभी आ गई है ऑलरेडी। कोरिया हैज बीटन अस ट्वाइस, वंस इन वर्ल्ड कप एंड वंस इन एशियन गेम्स। ईरान हैज बीटन अस इन वेरी इंपॉर्टेंट मैच, सेमीफाइनल्स ऑफ एशियन गेम्स। सो दे हैव अराइव्ड। ऐसा नहीं है कि बाकी कंट्रीज दे आर वर्किंग और वेरी हार्डली, उसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, बहुत स्टडी कर रहे हैं। अनदर थ्रेट इज कमिंग फ्रॉम केनिया। अफ्रीकन कंट्रीज हैव स्टार्टेड प्लेइंग। चलिए राजू जी, allow to since the time is summing up, tell me one thing. एक कंट्रोवर्सी है आपके नाम के पीछे, मैं उसको भी पूछना चाहूंगा। एक कबड्डी का कोई मैच था, फिक्सिंग का, उसका ये हुआ था। खैर आपने जस्टिफिकेशन दिया है, लेकिन क्या एग्जैक्टली what is the outcome? I don't want to go into the details. That inquiry was incomplete. Recently the inquiry is complete and we have been cleared out of all those charges. Absolutely. कुछ स्ट्रेटेजी सर प्लान की थी। मैं महाराष्ट्र विमेन्स टीम का कोच था नेशनल्स के लिए। I know. I read it and that's the reason I asked you. We had planned some strategy and that strategy was failed, so we had to lose. I mean, we had lost that match. Okay. तो उसकी वजह से कुछ inquiry हुई थी और some allegations were there, but the inquiry is complete now and we have been given a clean sheet. That's very good. Raju ji, thank you so much for joining. Number one, you are a commentator, you are a player, you are a coach, you have got a multiple responsibilities as far as kabaddi is concerned. But the main concern, मैं सबसे बड़ा concern जो आपको आपके लिए जो चुनौती है वो ये है कि हम नंबर 1 बने रहे। उसके लिए आपको पूरा जोर लगाना पड़ेगा। और कंट्रीज आ रही, लेकिन फिर भी भारत का ये गेम है, भारत का ये स्पोर्ट है और भारत का ही स्पोर्ट्स रहना चाहिए। ये आशा के साथ यहाँ पर ये कार्यक्रम में समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी बॉस। थैंक यू, माय प्लेजर। તો દોસ્તો ક્યાંક ને ક્યાંક કબડ્ડી વિશે વાત કરીએ, જમાનાની કબડ્ડીને આ જમાનાની કબડ્ડી ડેફિનેટલી કંઈક અલગ તો છે જ, અને ક્યાંક ને ક્યાંક હવે ચેલેન્જીસ પણ આવી રહી છે। આપણે જ આશા રાખીએ કે ભારતની કબડ્ડી ટીમ જે પ્રકારે અત્યારે ઓલ ઓવર વર્લ્ડની અંદર જોરદાર પ્રદર્શન કરી રહી છે, આપણો આ દબદબો બની રહે। આ કાર્યક્રમને અહીંયા સમાપ્ત કરું છું। નમસ્કાર।